अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। मेरे अजीज साथियों और मेरे मोहतरम दोस्तों और साथियों, आज की क्लास आप सभी साथियों के लिए होने वाली है बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास। जल्दी से आप सभी साथी जुड़ जाएं और अपने तमाम साथियों को शेयर करके उनको इस क्लास से जोड़ने की कोशिश करें। जब आप सभी साथी आ ही गए हैं तो आने के बाद जो है कि फौरन आपका पहला काम जो साथियों आपका होगा वो लाइक का होगा, दूसरा काम आपका शेयर का होना चाहिए, और उसके बाद साथियों अगर नए साथी हैं तो आप सब्सक्राइब हमारे कर ही सकते हैं। याद रखिएगा साथियों, जो आज की क्लास है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास जो है साथियों 37 पेज का क्लास है। इसमें जो आपको नोट्स दिया जाएगा वो 37 पेज का नोट्स है। तो याद रखिएगा, इस नोट्स के अंदर मैं सभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने टोटल चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, ताकि जब आपको नोट्स मिल जाए तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस तैयारी कर सकें। तेलंगाना स्टेट के टीएसपीएससी का जो जेल है उनका भी वेलकम है, और रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी यानी गुरुकुलम जेल और टीजीटी वाले आपका भी वेलकम है। ये क्लास आपकी ही है। इसी तरह DSSB और UCG नेट GRF वाले आपकी भी ये क्लास अहम रखता है। और मानो बीएड से इंट्रेंस एग्जाम लिखने वाले आपके लिए ये क्लास मोस्ट पावरफुल क्लास है। आइए जूनियर लेक्चर वाले, आपका हम वेलकम करते हैं और आज फुल एक्सप्लेनेशन करते हैं दास्तान का। और दास्तान में सबसे अहम दास्तान टू बटेक सिंह जो है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, सवालात पूछे जाते हैं। और इस सबसे पहले हम दास्तान की तारीफ पढ़ेंगे और मंटू सादत हसन मंटू के मुकम्मल हयात व खिदमात को हम पढ़ेंगे और मुकम्मल तसनीफात को पढ़ेंगे, मुकम्मल आराओ ख्यालात को पढ़ेंगे। याद रहे, ये क्लास डेली रात को 9 बजे होती है। और आपको क्लास में अगर जुड़ना है, पार्टिसिपेट करना है, तो साथियों 9045978747 पर कांटेक्ट करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये नोट्स आप जो है, जो 37 पेज का नोट्स है दास्तान के हिसाब से, इसे आप लेकर के अपने अपने तौर से अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप तैयारी कर सकते हैं। आइए, जब आप आ गए हैं तो पहला काम साथियों वही है जो आपको करना चाहिए। आपको पहले शेयर और लाइक तो आप करना ही चाहिए। उसके बाद साथियों नए साथी हैं तो आप सब्सक्राइबर सब फॉर सब आप कर ही सकते हैं। आइए, आज हम जानते हैं दास्तान किसे कहते हैं, दास्तान की तारीफ क्या है, दास्तान के बारे में लोगों के आराओ ख्यालात क्या है, और तमाम शुअरा किराम, तमाम तसनीफात, तमाम नसर निगारी का और दास्तान में क्या क्या हिस्सा है। चलिए, दास्तान के फन के बारे में हम पहले स्टार पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। दास्तान वह रूमानी कहानी है, यानी कि ये यूरोप से आई हुई वह कहानी है जिसे हम दास्तान कहते हैं, जिसमें ख्याली वाकयात का बयान, यानी हकीकत से कोई वास्ता नहीं होता। ये बैठे बैठे पुलाव पकाओ जैसा कहानी होती है। ख्याली पुलाव जो पकाते हैं वही एक दास्तान होता है, जिसमें ख्याली वाकयात का बयान, मा फौकुल फितरत अनासिर की तहय्युर खेजी, हुस्न इश्क की रंगीनी, वाक़यात हादिसात की बोहतात व पेचीदगी और बयान की लताफत हो। यानी दास्तान उसे कहते हैं
जिसमें ख्याली वाक़यात हो, और ना जिसमें हुस्न इश्क की रंगीनी भरी हुई हो, जिसमें वाक़यात हवादिसात बहुत ज़्यादा उसमें बताया गया हो, और साथियों वाक़यात हवादिसात की पेचीदगी यानी जिसमें उलझन बना के पेश किया गया हो, और बयान करने की लताफत यानी उसको वाक़यात को पेश करने के लिए अंदाज़े बयां अच्छा हो, है ना, जो लतीफ़ अंदाज में हो ताकि लोग लुत्फ़ लेके पढ़ सकें, और उसका मकसद अपने कारी कारी बोलते साथियों पढ़ने वाले को, अपने कारी को फरहत व मुसर्रत का सामान फराहम करना होता है। तो एक आम सी डिफिनेशन यूँ समझ लीजिए कि दास्तान उस ख़याली वाक़यात को कहते हैं जिसमें हुस्न इश्क की बात हो, वाक़यात हवादिसात की पेचीदगी बयान किया गया हो, और बयान करने के एक अच्छे अंदाज में पेश किया गया हो, और उसका एक मकसद ये भी होता है कि जो पढ़ने वाला हो उसे खुशी मिले, फरहत मिले। ठीक है, चलिए दूसरी स्टार पॉइंट जो साथियों वो ये है कि कहानी की तवील और पेचीदा सिनफ को दास्तान कहते हैं। बिल्कुल शॉर्ट हैंड में अगर देखा जाए, शॉर्ट लाइन देखी जाए तो वो ये है कि कहानी की तवील और पेचीदा सिनफ को क्या कहते हैं, दास्तान कहते हैं। पूरी पूरी किताब पढ़ लेते हैं लेकिन दास्तान पूरी नहीं होती और आदमी का जी भी नहीं भरता, इस तरीके से दास्तान लिखा जाता है। कहानी किस्सा दर किस्सा होकर दास्तान बन जाती है, यानी कि आप एक किस्सा पढ़ेंगे, उस किस्से में से फिर किस्सा निकलेगा, आप उस किस्से को पढ़ने चले, जैसे वो किस्सा खत्म पर आएगा फिर एक किस्सा वहां से शुरू हो जाएगा। कभी आपने दास्तान पढ़ी हो तो आपको समझ में होगा कि पहले, अब तो मोबाइल का जमाना है, जब पहले जो है कि किताबें छपती थी और लोग इनको पढ़ते थे तो पूरा पूरा टाइम जो है काफी इसमें लोग लगाते थे, रात में और सुबह और खाली टाइम पे, तो उसमें कई कई महीने के एक किस्से और कहानी चलता था। फिर वो टेलीविजन उसकी जगह पे आ गई, फिर जो है क्या मोबाइल का जमाना आया तो चीजें खत्म होने को है, लेकिन कहानी किस्सा दर किस्सा होकर दास्तान बन जाती है। अगली स्टार पॉइंट जो साथियों कलीमुद्दीन अहमद के मुताबिक, और कलीमुद्दीन अहमद कौन है, मैंने आपको टोटल इसका बायोग्राफी मैंने आपको पढ़ा रखी है। दास्तान कहानी की तवील और पेचीदा भारी भरकम सूरत है। किसके मुताबिक, तो कलीम के मुताबिक। इसी को आप याद रखेंगे, यही एक लाइन उठा करके आपसे पूछ लिया जाएगा, दास्तान कहानी की तवील और पेचीदा भारी भरकम सूरत है, किसके कहने के मुताबिक, तो कलीमुद्दीन अहमद के मुताबिक। अब गालिब ने भी कुछ, चुप थोड़ी बैठेंगे, गालिब ने भी कुछ कहा है। गालिब के मुताबिक दास्तान तराजी मिन जुमला फनून सुखन है, सच ये है कि दिल बहलाने के लिए अच्छा फन है। तो दास्तान दिल बहलाने के लिए ये अच्छा फन है, किसने कहा है, तो ये गालिब साहब ने कहा है। अब दास्तान की भी कुछ अज्जाए तरकीबी होती है, दास्तान के कितने हिस्से होते हैं, क्या तरतीब होती है, और किस तरकीब से दास्तान को लिखा जाता है, समझा जाता है, पढ़ा जाता है। तो अगर दास्तान की अज्जाए तरकीबी की बात कर लेते हैं तो सबसे पहली जो होती है वह तवालत है, फिर प्लाट है, फिर किरदार निगारी है, फिर माफौकुल फितरत अनासिर है, फिर मंजर निगारी और उसलूब निगारिश होती है साथियों। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसे आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे, यही चीज़ें पूछी जाती है दास्तान के अज्जाए तरकीबी कितने हैं, तो आपको ये याद रखना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं साथियों, दास्तान की रिवायत। जल्दी से आप लोग लाइक करें, एक तो आपकी तादाद माशाअल्लाह है, क्या बोलें, लाइव आपसे बोलना बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन जब आए हैं तो फिर साथियों शेयर कर ही दें आप लोग ताकि आपकी तादाद बढ़ जाए। उर्दू की पहली दास्तान सब रस है। उर्दू की पहली दास्तान क्या है, सब रस है। और सबसे पहले दास्तान कहने वाला कौन है, मुल्ला वजही साहब है। पता ये चला उर्दू की पहली दास्तान सब रस और दास्तान को कहने वाला, दास्तान लिखने वाला मुल्ला वजही है। आगे चलेंगे, शुमाली हिंद की पहली दास्तान ईसवी खान की तसनीफ किस्सा महरे अफरोज दिलबर है। आई बात समझ में, नाम क्या उनका, किस्सा महरे अफरोज दिलबर ये नाम है, और इसका तसनीफ करने वाला ईसवी खान या ईसा खान है। इसी तरह आगे बढ़ेंगे, शुमाली हिंद में उर्दू में पहला अदबी नमूना दास्तान
नौ तर्जे मुरस्सा है, ये याद रखेंगे। अदबी नमूना दास्तान, पहला अदबी नमूना दास्तान देखिए, एक है पहली दास्तान और शुमाली हिंद की पहली दास्तान, उर्दू की पहली दास्तान, ये वाली लाइन याद रखेंगे। शुमाली हिंद की पहली दास्तान, ये वाली लाइन याद रखेंगे। अब पहली यानी पहला अदबी नमूना, ये तीसरी लाइन याद रखेंगे। जो तीनों के नाम अलग अलग हैं, उर्दू की पहली सबरस, शुमाली हिंद की पहली किस्सा महरे अफरोज, और शुमाली हिंद में उर्दू पहला अदबी नमूना नौ तर्जे मुरस्सा, याद रखेंगे। एक चीज और याद रखिएगा कि शुमाली हिंद की पहली तब-ए-इजाद, ये की है, गई नहीं है, शुमाली हिंद की पहली तब-ए-इजाद यानी छपी हुई दास्तान रजब अली बेग सुरूर की फसाना अजायब है। अब आप भाई समझ, कुछ लोग कह रहे होंगे भाई फसाना अजायब को आप तो गायब कर दिए, तो फसाना अजायब का नंबर चौथे नंबर पे है। फसाना अजायब भी पहला है, लेकिन ये पहली कब है? ये तबेजाद पहली है, छपी हुई तबेजाद दास्तान रजब अली बेग सुरूर ने इसको छपा है, और ये फसाना अजायब इनका नाम है शुमाली हिंद में। तो ये चारों पॉइंट आपके लिए अहम है, ये चारों पॉइंट को आपको याद रखना है और अपने अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस इस पे ध्यान रखना है। उर्दू की पहली सबरस, शुमाली हिंद की पहली किस्सा महरे दिल अफरोज, शुमाली हिंद में उर्दू अदबी नमूना नौ तर्ज़े मुरस्सा, और तबेजाद मसनवी की बात कर लेते हैं तो फसाना अजायब। चलिए, कोई डिस्टर्ब, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दर्द समस्या हो तो बताइएगा। अब हम पढ़ लेते हैं दास्तान गो। कौन है? सादत हसन मंटू। ये ड्रामा निगार भी है, दास्तान निगार भी है, अफसाना निगार भी है, याद रखेंगे। तो सादत हसन को इसीलिए हम आज सादत हसन मट्टू के लिए 37 पेज का पूरा नोट्स लेकर के आए हैं, 37 पेज का, ताकि इनके ड्रामे आपको मिल जाए, इनके अफसाने आपको मिल जाए, इनके दास्तान आपको मिल जाए। ठीक है। इनका असल नाम साथियों सादत हसन था और कलमी नाम मंटू था, लेकिन याद रखिएगा इब्तिदा में ये अपना तमाम नसरी तसानीफ में, नसरी तसानीफ, तमाम तसानीफ के अंदर में, तमाम तसनीफ के अंदर में ये अपना असल नाम सादत हसन से ही अपना सब चीज लिखा करते थे, लेकिन बाद में ये कलमी के नाम से, कलमी मंटू के नाम से मशहूर हो गए। ठीक है। और मंटू चूंकि एक बिरादरी का नाम है, मंटू का स्कूल कॉलेज और अपने महल्ले में टॉमी नाम से मशहूर थे। मंटू स्कूल कॉलेज में किस नाम से मशहूर थे? टॉमी के नाम से मशहूर थे। अब टॉमी किसे कहते हैं बताने की जरूरत तो नहीं है। मंटू के फर्जी नाम, फर्जी बहुत सारे इनका नाम निकले, मुफक्किर भी फर्जी नाम है, कामरेड भी, आदम भी, विटनम भी और ख्वाजा ज़हीरुद्दीन भी थे। अच्छा याद रखिएगा, जो विटनम है ना, विटनम, इसको आप उल्टा लिखेंगे तो मंटू हो जाएगा, विटनम को उल्टा लिखेंगे तो मंटू होगा, इसीलिए इसका नाम विटनम भी फर्जी नाम रखा गया था, है ना। आप ये देखिएगा, ये वाव है, इसको टा से मिला, ये विट और नून मीम, विटनम, और इसी को सीधा कर दिए तो मंटू हो जाएगा। चलिए, मंटू 11 मई 1912 को सिमराला जिला लुधियाना पंजाब में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए हैं भाई? पंजाब में, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में। मंटू का इंतकाल 43 साल की उम्र में कब हुई, यानी कितने साल की उम्र में हुई है? तो 43 ईयर्स की उम्र में या एज में हुई है। 18 जनवरी 1950 को लाहौर में हुआ था। पता कब चला? ये 1950 को पैदा हुए थे, 1850 को पैदा हुए हैं, ये लिखा गलत गया है। ठीक है, नहीं इंतकाल है ना, हाँ ठीक है, 1900, ये सही है, 1955 को इंतकाल हुआ है। ये चूंकि इनकी तारीख वफात है तो यहाँ मिस्टेक मुझे ही हो गया। तो ये 1955 में क्या हुआ है? मंटू का इंतकाल हो गया है 43 साल की उम्र में, और 18 जनवरी को, पैदा 1912 को होते हैं। ठीक है। चलिए, पैदा होते हैं लुधियाना पंजाब में, वफात होता है लाहौर पाकिस्तान में, और लाहौर में ही दफन किए गए हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मंटू महज 42 साल 8 माह 4 दिन जिंदा रहे थे। कितने साथियों? 42 साल और उसके बाद कितना है? 8 महीने हैं और फिर 4 दिन है। इतने दिन जिंदा रहने वाला ये बंदा है। आगे देखेंगे साथियों, सादत हसन का ताल्लुक कश्मीर की मंटू जात से है, इसलिए इसके कलमी नाम मंटू पड़ा और मंटू से मशहूर हो गए। मंटू के वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम हसन और वालिदा का सरदार बेगम और दादा का ख्वाजा जमालुद्दीन था। इतना आपसे पूछा नहीं जाएगा, बस आप याद रखेंगे कुछ मोटी मोटी बातें। मंटू के जद्दे आला यानी दादा ख्वाजा रहमतुल्लाह कारोबार के सिलसिले में 19वीं सदी के शुरू में कश्मीर छोड़ करके पंजाब चले आए थे तो मंटू कश्मीरी, लेकिन जो इनके दादा थे वो वतन छोड़ करके पंजाब चले आए थे कारोबार करने की वजह से, बिजनेस पर्पस की वजह से, और ये 19वीं सदी को आए थे। ठीक है। मंटू MAO मिडिल स्कूल यानी कि ये है MAO मिडिल स्कूल अमृतसर में 4थी जमात में दाखिल हो गए थे। मंटू 10वीं के इम्तिहान में 3 बार फेल हुए थे। कितने बार बताइए? 3 बार मंटू फेल हो जाते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि मंटू तीनों बार उर्दू ही में फेल होते हैं। मंटू 10वीं के इम्तिहान में सादत हसन मंटू 3 बार फेल हो गए और तीनों बार ये उर्दू ही में फेल होते हैं। चौथी कोशिश में मुस्लिम हाई स्कूल अमृतसर ने 1931 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था। मंटू MO कॉलेज अमृतसर के तालिब इल्मी के ज़माने में कॉलेज मैगजीन निकला करता था। हिलाल जिसका नाम था उनके मुदीर मुकर्रर हुए थे। तो कॉलेज मैगजीन जिसका नाम क्या था? हिलाल, इनके मुदीर मुकर्रर हो गए। कब हुए? MO कॉलेज अमृतसर के तालिब इल्मी के ज़माने में हो गए हैं। चलिए अब देखते साथियों, मंटू ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1935 में दाखिला लिया था मगर तालीम जारी ना रख सके थे। मंटू के असातिज़ा ख्वाजा मोहम्मद इमरान, फैज़ अहमद फैज़, साहबजादा महमूद ज़फ़र, ये चारों नाम जो है इनके उस्तादों में शामिल होते हैं। अब मंटू की शादी की बात कर लेते हैं तो सादत हसन मंटू की शादी 20 अप्रैल 1929 को सफ़िया बेगम बिन्त ख्वाजा कमरुद्दीन से हुई थी। बात समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट से करते रहा करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं जूम में हूं और जूम के अंदर मैं माइक आपको म्यूट खत्म कर दूं, अनम्यूट कर दूं, फिर आप सभी बोले हाँ हाँ बोल के आवाज कान में आए, वो भी एक शोर होता है। तो कम से कम आप यहाँ पे कमेंट के जरिए से अपनी हलचल को बता दें कि समझ में आ रही है, आप पढ़ पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं, और जो है कि कुछ खलिश दिक्कत परेशानी दर्द समस्या हो तो बता भी सकते हैं। इतनी खामोशी अच्छी नहीं है। मंटू के 4 औलाद थी। कितनी? 4 औलाद थी मंटू के। उनमें से उसको एक ही बेटा जिसका नाम आरिफ था और 3 बेटियां थी, निकहत, नुजहत और नुसरत। ये तीनों बेटियों के नाम है। चलिए, मंटू के अदबी रहनुमा बारी अलीग हैं, यानी मंटू के अदबी रहनुमा एक है उस्ताद। उन चारों उस्तादों में बारी अली का नाम आपको नहीं मिलेगा, लेकिन साथियों बारी अली जो है इनके अदबी रहनुमा हैं। जैसा कि मंटू ने खुद ही कहा है, आज जो कुछ भी मैं हूं उसके बनाने में सबसे पहला हाथ बारी साहब का है। अगर मेरी उनसे मुलाकात ना होती और मुतवातिर यानी कि लगातार 3 महीने उनकी सोहबत में ना गुजारा होता तो यकीनन मैं किसी और ही रास्ते पर होता। ठीक है। चलिए, मंटू की पहली तहरीर बारी साहब की ही जेरे इदारत शाये होने वाले अखबार। कहने का मकसद यह है, मंटू ने जो पहली चीज तहरीर लिखी और वो छपी लोगों के सामने आई, वो किनकी इदारत में? तो बारी साहब मुदीर थे, है ना। बारी साहब की इदारत के अंदर में एक अखबार निकला जिसका नाम था मुसावात, उनमें शाये हुई थी। और मंटू ने अपने अदबी सफर का आगाज इसी रोजनामा कॉलम निगारी से किया था। तो मंटू ने अपनी तहरीर का सफर कहां से आगाज किया? मसावात से आगाज किया है और रोजनामा कॉलम में ये कॉलम निगारी करते थे। आगे कोई दिक्कत? मंटू में
अपना अवलीन अफसाना, ये मैंने मंटू ने अपना अवलीन अफसाना तमाशा, पता क्या चला, मंटू का पहला अफसाना जिसका नाम क्या है तमाशा के उन्वान से लिखा था, जो बारी अली की इदारत में शाये होने वाले हफ्त रोजा खल्क, याद रखिएगा ये क्या चीज है बताते हैं आपको हम, क्योंकि उर्दू जब वो समेटा जाता है तो सारी चीज एक एक लाइन में समेटा जाता है, थोड़ी अपनी जबान में समझते हैं। मंटू ने सबसे पहला एक अफसाना लिखा जिसका नाम था तमाशा, इसके उन्वान से उन्होंने एक अफसाना लिखा जो बारी अली की इदारत, जिसके बारी अली क्या थे, मुदीर थे और इदारत संभालते थे, वो हफ्ते में एक ही बार शाये होता था और उसका नाम था खल्क। जो हफ्त रोजा शाये होता था रिसाला, उसका नाम खल्क, हफ्ते में एक बार शाये होता था और बारी अली उनकी इदारत करते थे और उनके कहने पर उनकी इदारत में ये तमाशा जो अफसाना था पहला मंटू का वो छपा। अमृतसर से पहले शुमारे अगस्त 1934 में शाये हुआ था। ये चीजें आपके लिए अहम है कि पहला अफसाना तमाशा कब शाये हुआ था, तो 1934 में। बाद में उसे मंटू ने अपने पहली अफसानवी मजमुआ में शामिल कर लिया। मंटू को 2 बार पागल खाने में दाखिल होना पड़ा, इसीलिए मंटू ने टोबेटेक लिखा है ना। मंटू को 2 बार पागल खाने में दाखिल होना पड़ा। अब बात कर देंगे गालिब को, तो गालिब को जेल जाना पड़ा था, कितने बार, 2 बार गालिब जेल गए और ये पागल खाने, ठीक है। मंटू जनवरी 1948 में हिजरत करके पाकिस्तान चले गए। मंटू का अफसाना तरक्की पसंद एक तनजीहा अफसाना है। तरक्की पसंद के बारे में सवाल आता है कि तरक्की पसंद कैसा अफसाना है, तो एक तनजीहा अफसाना है, यानी मजाहिया अफसाना है, और जो मंटू के इब्तिदाई अफसानों में शामिल है और जो पहली दफा अलीगढ़ के मैगजीन में शाये हुआ था। मंटू का अफसाना जिसका नाम क्या है, बदतमीज, मंटू का अफसाना जिसका नाम है बदतमीज, ये भी एक तंजिया अफसाना है जिसमें तरतीब सिंधों की जाती कमजोरियों को निशाना बनाया गया था। चलिए, ये तो थी मंटू की मुख्तसर तारीफ जो भी आपने सुनी। अब मंटू के कारनामे सुनिए, क्या क्या मंटू ने गुल खिलाए हैं, यानी सादत हसन मंटू। इनके तमाम चीजों को आप तभी पढ़ पाएंगे जब आप जो है कि ये 37 पेज का PDF आप हासिल कर लेंगे, तभी आप पढ़ पाएंगे। अभी हम आपको बस मोटे मोटी चीजें बता देते हैं, नोट्स में आपको पढ़ना ही होगा। मंटू की कारनामे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम नाविल की बात कर लेते हैं। मंटू नाविल निगार भी है, इसीलिए नाविल आपके सिलेबस में भी है। मंटू अफसाना निगार भी है, अफसाना आपके सिलेबस में है। मंटू ड्रामा निगार भी है, ये भी आपके सिलेबस में है। तो अफसाना, ड्रामा, नाविल, ये ताल्लुक मंटू से है। एक मंटू के नाविल है जिसका नाम है बगैर उन्वान के। ये सबसे पहले छपी है 1954 में, फिर ये 1983 में छपी है और ये मंटू का एक लौता नाविल है। तो मंटू का एक ही नाविल है जिसका नाम है बगैर उन्वान के। याद रहेगा आप लोगों को। कितने नाविल है भाई, एक। कितने नाविल हैं, एक नाविल है। मंटू का अफसानवी मजमुए के बारे में बात कर लेते हैं जो आज हमारा मोटिव भी है। तो मंटू का अफसानी मजमुए हैं आतिश पारे। क्या है, आतिश पारे। ये मंटू के अफसानी मजमुए हैं जो 1936 को शाये हुई है। ये पहला अफसानी मजमुआ है जिसमें 8 अफसाने शामिल हैं। पता क्या चला आपको, आतिश पारे ये पहला अफसानी मजमुआ है जो 1936 में छपी है, शाये हुई है, जिसके अंदर 8 अफसाने को शामिल किया गया है। कौन कौन सा है आप देख सकते हैं, खूनी तो इनकलाब पसंद, जी आई साहब, तमाशा, ताकत, इम्तिहान का दीवाना, शायर, चोरी। ये आप लोग पढ़ लेंगे जब आपको नोट से मिलेगा। दूसरा देखेंगे साथियों, मंटू के अफसाने, ये भी अफसाने मजमुआ है, 1940 में छपी है, शाये हुई है और इसमें 26 अफसाने शामिल हैं। कौन कौन से हैं, तो आप यहां एक बार नजर डालकर पढ़ लीजिए, नोट्स में आप पढ़ लेंगे। एक अफसाना मंटू का है धुआं, जो आपको याद रखनी है वो ये है, धुआं मंटू के अफसाने हैं जिसमें 22 अफसाने शामिल हैं और ये टोटल 22 के 22 आपको यहां मिल जाएंगे।
ये 37 पेज का आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। अब इसके अंदर जो रेड लाइट में हमने दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको याद रखने के लिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। इस किताब पर बहैसियत मजमूई फहाशी, किस किताब पर? धुआं पर। यहां बात किसकी हो रही है? धुआं की। धुआं में क्या हुआ? इस किताब पर बहैसियत मजमूई फहाशी, इस किताब में कुछ फहाशी बातें के इल्जाम के अंदर में मंटू के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पता क्या चला? मंटू के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो इस किताब का नाम था धुआं, अफसानी मजमुआ। उनके अंदर फहाशी भरी हुई थी जिसके इल्जाम में मंटू के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, और उसमें उसका अफसाना काली सलवार भी शामिल है जो सबसे ज्यादा चर्चित और मशहूर है। किसमें? फहाशी में, जिस पर कबल ऐसी उसके खिलाफ फहाशी के इल्जाम में पहला मुकदमा कायम किया गया था। पता क्या चला? पहला मुकदमा काली सलवार पर हो गया था, दूसरा मुकदमा फिर जो है कि इस पे क्या कहते हैं धुआं पर, उनके दो मुकदमे हो गए थे। चलिए आगे चलेंगे साथियों। अगला आपको देखना है अफसाने और डरामे। ये भी एक अफसानी मजमुआ है। किनके बोले? किसके भाई? मंटू के। और जो 1934 में 1943 में जो है कि शाये होती है, जिसके अंदर 7 ही अफसाने हैं। और इसके भी रेड लाइट आप देख लेंगे कि मंटू की वफात के बाद जफर अहमद कुरैशी ने इस किताब को 1956 में अफसानवी और डरामों की तरतीब, किताब का उन्वान बदलकर एक मर्द के नाम से शाये किया था। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, एक अफसानी मजमुआ है लज्जते संग, 1948 में ये चीज शाये होती है, जिसके अंदर 3 ही अफसाने शामिल हैं। इसकी जो पॉइंट जो हाईलाइट है वो ये है, इस मजमुए में 3 अफसाने के अलावा मंटू के 3 मजामीन बउनवान सफेद झूठ, अफसाना निगार और जिनसी मसाइल कसौटी भी शामिल है। क्या समझे आपने? इस मजमुए में 3 अफसानों के अलावा यानी बू, धुआं, काली सलवार के अलावा ये भी शामिल है, सफेद झूठ, अफसाना निगार, जिनसी मसाइल और कसौटी भी शामिल है। इसी तरीके साथियों आगे देखेंगे सियाह हाशिए, ठीक है। इसके अंदर 31 अफसाने शामिल हैं और पूरे 31 जो साथियों यहां आपको मिल जाएंगे। इसी तरह साथियों एक अफसाना है चोगद। क्या है? चोगद, जो 9 अफसाने, जिसके अंदर 9 अफसाने शामिल हैं। और 1950 में मंटू ने इस किताब में से अली सरदार जाफरी का दीबाचा खत्म करके अल बयान लाहौर से दोबारा छपवा दिया था। अब सबसे मशहूर जो यूसीजी वालों के लिए फेवरेट है, किसके लिए? यूसीजी वालों के लिए ये साथियों बहुत पूछा जाता है, ठंडा गोश्त। तो ठंडा गोश्त 1950 में शाये होती है, इसके अंदर 8 अफसाने शामिल हैं। अब ठंडा गोश्त के बारे में जो हाईलाइट है वो ये है कि ठंडा गोश्त क़याम पाकिस्तान के बाद मंटू का पहला अफसाना था जिस पर फहाशी के इल्जाम में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। तो ठंडा गोश्त के ऊपर भी मंटू के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन कभी जेल नहीं गए हैं, लेकिन ये पागलखाना जरूर गए हैं। चलिए, खाली बोतलें यानी खाली डब्बा, 2 नाम पूछे जाते हैं। डब्बा भी पूछा जाता है, खाली बोतल भी पूछी जाती है। तो 1950 को छपी है, इसमें 13 अफसाने शामिल हैं। कौन कौन से हैं वो आप इसमें देख लेंगे। बादशाहत का खात्मा 1911 को ये छपी है, जिनमें 11 अफसाने शामिल हैं। इसी तरीके से एक अफसानी मजमुआ है यजीद, 1951 में तसनीफ होती है, जिनमें 9 अफसाने शामिल हैं। इसी तरह साथियों नमरूद की खुदाई 1952 में तसनीफ होती है, जिनमें 12 अफसाने शामिल हैं। इसी तरह साथियों सड़क के किनारे 1953 में यह चीज तसनीफ होती है, जिनमें 11 अफसाने शामिल हैं। ये सड़क के किनारे क्या है? अफसानवी मजमुआ है मंटू जी का। ऊपर, नीचे और दरमियान ये भी मंटू के अफसानी मजमुए हैं। 1954 को ये चीज छपती है, चूंकि 54 में इनका इंतकाल भी है 55 में, तो ये 13 अफसाने इसमें शामिल हैं। अब साथियों है फंदे, 1954 को छपती है, यानी कि शाये होती, तसनीफ होती है। ये 11 अफसाने इनमें शामिल हैं।
अफसाना फंदे को एक नए तजुर्बे से मौसूम किया गया है। ये पूछा गया यूसीजी के अंदर में मंटू के कौन से अफसाने को नए तजुर्बे से मंसूब किया गया समझा जाता है, तो फंदे आप याद रखेंगे। अब कुछ अफसाने वो हैं जो मंटू के वफात के बाद शाये हुए हैं, छपे हैं। उनमें से पहला है बगैर इजाजत, जो साथियों 1955 में शाये हुई है, जिनमें 11 अफसाने हैं। एक है साथियों बुरक़े, जो 1955 में ही शाये हुई, इसमें भी 11 अफसाने शामिल हैं। शिकारी औरतें, ये भी वफात के बाद शाये हुई है 1956 में, इनमें 12 अफसाने शामिल हैं। एक रती, माशा, तोला, ये एक ही मजमुए के 3 नाम है अफसानी मजमुए के। 1956 में ये शाये होती है और 10 अफसाने इनमें शामिल हैं। याद रखिएगा, कुछ अफसानी मजमुए और हैं जिनका ताल्लुक किससे जोड़े जाते हैं, मंटू से, उनके नाम तब्दील करके जोड़ा गया है। दीगर अफसानी मजमुए हैं जिनमें शामिल अफसाना दूसरे मजमुए में से पहले शाये हो चुके हैं या उनका महज उन्वान बदलकर शाये किया गया है। उनमें से साथियों उन्वान बदलकर शाये करने वाला अनारकली 1982 में, शैतान 1900 कहते हैं कि 56 में, ये है साथियों ताहिरा से ताहिर 1971 में, मीना बाजार, इसी तरह बाज 1983 में, काली शलवार 1986 में, बुढ़ा खूसट ये साथियों 1988 में शाये हुआ है। अब कुछ मुतफर्रिकात हैं किसके, मंटू के, जिनमें से चोर, काली कली, सुरमा, राजू, ये आप याद रखेंगे। ये 4 जो है मुतफर्रिक अफसाने हैं किसके, उन्हीं के, जिनके हम आप लोग पढ़ रहे हैं। आवाज वगैरह क्लियर है? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत, दर्द, समस्या हो तो बताने की कोशिश करें। समझ में आ रही हो तो भी बताएं। जल्दी से आप लोग लाइक करें, क्योंकि आपकी तादाद नहीं है इस कदर। जल्दी से आप लोग लाइक और शेयर करें, क्योंकि जो आए थे वो चले गए, जो चले गए वो फिर कभी शायद के आने वाले, लेकिन जो कामयाबी चाहते हैं वही है पढ़ने वाले, और जो पढ़ेंगे कामयाबी उसी की मुकद्दर होगी। सिर्फ तकदीर के भरोसे बैठे रहने से आपका पेट भी नहीं भरेगा। तन्ज़ो मज़ाह के मजमुए मंटू के मज़ामीन, ये भी है तन्ज़ो मज़ाह वाले मजमुए हैं, अफसानवी मजमुए हैं, लेकिन इसमें तन्ज़ो मज़ाह भरा हुआ है, जो 1942 को छपी है। तल्ख, तुर्श और शीरी 1954 को ये शाये होती है। ये भी तंजिया मज़ामीन है, ऊपर नीचे दरमियान ये भी साथियों तंजिया है। आगे चलेंगे, ड्रामों के मजमुए की बात कर लेते हैं। मंटू चूंकि ड्रामे निगार भी हैं, तो कितने ड्रामे इनके हैं ये भी आप देख लीजिएगा। एक ड्रामा है आओ, जो 1940 में शाये हुई, जिसमें 10 ड्रामे हैं। मंटू के ड्रामे एक ड्रामों का मजमुआ है, जो साथियों 1940 में शाये होती है। 18 ड्रामे इसमें है। 1986 में इसी किताब का नाम बदलकर नीली रंगी के नाम से शाये किया गया था। एक और ड्रामा साथियों जिसको कहते हैं जनाजा, ये 1942 में शाये होती है। इसमें 8 ड्रामे हैं। 3 औरतें, ये भी ड्रामा है किसका, मंटू जी का, 1942 में शाये होती है, जिनके अंदर 5 ड्रामे हैं। अफसाने और ड्रामे, यही मंटू जी का ड्रामा है, 1943 में शाये होती है, इसमें भी 5 ड्रामे हैं। एक ड्रामा साथियों करवट, जो साथियों 1946 में शाये होती है, और इसमें 9 ड्रामे शामिल हैं। शैतान, ये भी एक ड्रामा है, जो साथियों 1954 को शाये होती है, और इसमें 2 ड्रामे शामिल हैं। तो क्या कहते हैं आप लोग, बात समझ में आई कि नहीं आई है? तो जल्दी से हमें अपनी जिंदा रहने की सबूत दे। मैं बारहा कहा करता हूं, तो क्यों इस बात को आप पेचीदा बनाते हैं? सबूत तो देना चाहिए ना आप लोगों को। क्यों गुरु इतनी हलचल, ग्रुप में भी आपकी हलचल नहीं है, और यहाँ लाइव डिस्कशन में भी आपकी हलचल नहीं है। यूं खामोशी अच्छी नहीं होती। तकसीम हिंद के मौजू पर मंटू के अफसाने, यानी हिंदो पाक जब तकसीम हो गया, फिर मंटू पागलखाने पहुंचे, फिर पाकिस्तान पहुंचे, पागलखाना ही पहुंचे। तो खैर वो बात है, बात की है। उस पर मंटू ने जो अफसाने लिखे हैं, उस अफसानों में से पहला अफसाना है टू टेक सिंह,
और यही आपसे पूछा जाएगा जूनियर लेक्चर में। तो मैंने ये टोटल टोबरटेक्सिन कहते किसे हैं, क्या कहानी है, क्या खुलासा मैंने आपको दे रखा है। मोजिल, ठंडा गोश्त खोल दो, सहाय, राम, खिलावन, गोरख सिंह की वसीयत, यजीद हरनाम कौर, डार्लिंग, इज्जत के लिए, वो लड़की, अंजाम बखैर, ये सभी आप पढ़ लेंगे। अब ये खाका निगार भी कौन है, मंटू जी खाका निगार भी हैं। इन्होंने कुछ खाके भी लिखे हैं। पहला खाका देखिएगा, इस्मत चुगताई, 1948 में मंटू जी ने खाका लिखा जिसका नाम था इस्मत चुगताई। एक खाका है गंजे फरिश्ते, 1952 में मंटू जी ने लिखा है। तो फिर साथियों नूर जहां सरवर जहां, ये भी 1952 को छपी है। लॉर्ड स्पीकर, ये 1955 को इंतकाल से पहले पहले। आइए मंटू के कुछ खाके हैं जिस पर आपको नजर डालनी है। मंटू ने कुल 22 खाके लिखे हैं। उन 22 खाकों में से जितने भी खाके हैं यहां उन सब के नाम दिए हुए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। अब याद रखिएगा, जो अफसाना होता है ना, अफसाने में सबसे अहम चीज क्या होती है, वो है किरदार। सबसे अहम चीज किरदार मानी जाती है और किरदार को लेकर ही सवाल पूछा जाता है। किरदार को लेकर के ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे, किसके, अफसानवी किरदार के। तो अगर हम काली सलवार के किरदार के बारे में पूछ लिया जाए, इनमें खुदा बख्श, सुल्ताना, शंकर, मेरा नाम राधा है के अगर किरदार पूछा जाए तो नीलम, आरिफ, राधा और राजकिशोर हैं। इसी तरीके साथियों शारदा के किरदार पूछा जाए तो करीम, शकुंतला, शारदा, नईमा। और यजीद के किरदार पूछी जाए तो साथियों रहीम दादा, करीम दादा। अंजाम बखेर की किरदार पूछी जाए तो एक ही किरदार है, नसीम। ठंडा गोश्त के किरदार पूछा जाए तो एशरी सिंह और कलवंत कौर। और बू के किरदार पूछा जाए तो रणधीर, घाटन लड़की और हेजल, आपको मालूम होना चाहिए। बाबू गोपीनाथ के किरदार पूछी जाए तो ये जितने भी नाम है यहां से लेकर के यहां तक, ये टोटल किरदारों के नाम है। टोबरटेक सिंह किरदार के बारे में खुद ही टोबरटेक सिंह है, फजल दीन है, रूप कौर है, अमृत कौर है, बलबीर सिंह है। इसी तरह साथियों इन तमाम के किरदार मैंने आपको यहां दे रखे हैं, आप इसके नोट्स में पढ़ लीजिएगा। जो अहम है वो ये साथियों मंटू के अकवाल, मंटू के खुद कौल क्या है जिनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो पहले मंटू के कौल के बारे में पढ़ें, फिर मंटू के बारे में लोगों का क्या कौल है, नसर निगार जितने लोग हैं उनके क्या कौल है, क्या तबसरे हैं, क्या क्रिटिसाइज, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो मंटू का जो कौल है उनमें से पहला स्टार पॉइंट कहता है कि मुझे हमेशा आज से ही गरज रहा है, गुजरे हुए कल या आने वाले कल के मुतालिक मैं कुछ नहीं सोचा, जो होना था हो गया, जो होने वाला है हो जाएगा। मतलब बंदा काफी न्यूट्रल था, जो आज है वही सब कुछ है, कल किसने देखा है, ये उसका कौल है। हाँ, ऐसी कहानी लिखने का फायदा ही क्या है कि फादर जैसे छूटते ही हरंतु खेरू समझ जाए। ठीक है, चलिए, मैं इश्क के बारे में सोचता हूं तो सिर्फ शहवानियत ही नजर आती है, ये एक लाइन पूछा गया है। ये किसका कौल है, मैं इश्क के बारे में सोचता हूं तो सिर्फ शहवानियत ही नजर आती है, ये मंटू का कौल है। औरत को शहवानियत से अलग करके देखता हूं तो पत्थर की मूरत रह जाती है। ठीक है, दुनिया की जितनी लानत है भूख उसकी माँ है। क्या पता है कि दुनिया में जितनी भी लानतें हैं, जितनी भी बुराई है ना, उन सब के पीछे क्या है, भूख है, भूख है, भूख उसकी माँ है। या भूख, ये भूख यानी ये भूख गदागरी सिखाती है, यानी भीख मांगना सिखाती है, भिखारीपन सिखाती है। जुराइम की तरगीब देती है, यानी जुर्म करना सिखाती है। इस्मत फरोशी यानी इज्जत को बेचने पर मजबूर करती है, ये उनका कौल है। चक्की पीसने वाली औरत जो दिन भर काम करती है और रात को इत्मीनान से सो जाती है, मेरे अफसानों की हीरोइन नहीं हो सकती। बहुत सिंपल सा उनका स्टेटमेंट है, जो दिन भर काम करे रात को आराम करे वो मेरी कहानी का हीरोइन बन ही नहीं सकती। मेरी कहानी की हीरोइन तो वो है जो चकली की एक फाहिशा हो सकती है, जो रात को जागती है और दिन को सोने में
कभी भी ये डरावना ख्वाब देखकर उठकर बैठ जाती है। ये दिल नहीं दिन है, ये दिन को सोने में कभी भी कि बुढ़ापा उसके दरवाजे पर दस्तक देने आ गया है। मैं गिलाजत को छुपाता नहीं बल्कि उसे साफ करता हूं। जमाने के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर आप उससे नावाकिफ हैं तो मेरे अफसाने पढ़ें। अगर आप उन अफसानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उसका मतलब ये है ये जमाना नाकाबिले बर्दाश्त है। आगे जो कहते हैं, अगर वेश्या का जिक्र फुहश है तो उसका वजूद भी फुहश है। अगर उसका जिक्र ममनू है तो उसका पेशा भी ममनू होना चाहिए। वेश्या के पीछे, वेश्या के पेशे, पीछे नहीं है, वेश्या को पेशे, वेश्या के पेशे को मिटाया उसका वजूद खुद ब खुद मिट जाएगा। ये एक मैसेज है, काफी अच्छी बात है यहाँ पर। चलिए, आज होता यह है कि आज वेश्या को बुरा समझा जाता है, उसके वजूद को नहीं। जबकि वेश्या अगर बुरा है तो उसका वजूद भी बुरा होना चाहिए। अगर उसका जिक्र करना, वेश्या का जिक्र करना कोई अच्छा नहीं समझता तो फिर उसके कारोबार को भी बुरा समझना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, कहीं अच्छी कहीं बुरी चीजें हैं। ठीक है, तो खैर ये तो अपना अपना फंडा है। जो चीज है उसको मनोअन यानी जैसा है वैसा ही क्यों नहीं पेश किया जाता। टाट को अतलस क्यों बनाया जाए। गिलाजत के ढेर को खुद मिंबर के अंबार में, ये मिंबर नहीं ये अंबर है, क्या है, खुद अंबर, ये है, ऐसा लिखा जाता है, खुद अंबर। गिलाजत के ढेर को खुद अंबर के देखो अंबर के ढेर में क्यों तब्दील किया जाए। यहाँ ढेर, गिलाजत के ढेर को खुद अंबर के ढेर में या अंबर के अंबार में क्यों तब्दील किया जाए। अंबार के माने भी ढेर होते हैं। हकीकत से इनहराफ किया तो हमें बेहतर इंसान बनने में मदद माउन हो सकता है। एक सवाल है, हकीकत से इनहराफ, हकीकत से इनहराफ ये अलग है, क्या हमें बेहतर इंसान बनने में मदद और मुआउन हो सकता है। ये क्या है, एक सवाल है, किसका, कौल भी है मंटू साहब का। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, आप लोग समझे हैं। थोड़ा वक्त आपका ज्यादा लगेगा क्योंकि काफी दिनों के बाद क्लास है और चूंकि जाने वाले जा चुके हैं, लेकिन जब आप हैं तो आप जमे रहें। ठीक है, इंशाल्लाह फिर आगे चल के बात भी होगी। जब लाइव टेस्ट होगा फिर आपका नाम होगा क्योंकि जवाब आप ही दे पाएंगे। मंटू के मुतालिक मुख्तलिफ आरा व ख्यालात, किसने और किन किन लोगों ने मंटू के बारे में क्या कहा है वो आपको जानना समझना जरूरी है। शहजाद मंजर ने मंटू को गैर शऊरी तरक्की पसंद और कृष्ण चंद्र को शऊरी तरक्की पसंद करार दिया है। अब ये शहजाद मंजर कौन है इसको भी पढ़ेंगे। इन्होंने मंटू को गैर शऊरी पसंद यानी कि बेअकल नाअकल कहा है, बेनाअकल तरक्की पसंद कहा है, और कृष्णचंद्र को अक्लमंद तरक्की पसंद कहा है। मोहम्मद हसन अस्करी ने मंटू को मौजू और हैयत का पेशावर कहा है। इसी तरीके से मंटू को शहीद जिन्स कहा गया है। यह सवाल भी पूछा गया है, इसको याद रखिए, है तो बहुत छोटी लाइन, कई बार पूछी गई है कि किसको शहीद जिन्स कहा गया है, तो मंटू को कहा गया है। जिन्स ने सादत हसन मंटू के यहाँ मजहब की जगह ले ली है। ये अजीज अहमद का स्टेटमेंट है इनके लिए। मोहम्मद हसन ने मंटू को उर्दू का बर्नार्ड शाह कहा है। किसने कहा है, मोहम्मद हसन ने किसको कहा है, मंटू को कहा है। और क्या कहा है, उर्दू का बर्नार्ड शाह कहा है। मुमताज कुरैशी के मुताबिक मंटू एक फितरी फनकार हैं। इनकी नजर में इनकी कोई चीज गलत नहीं है, जो भी चीज है वो फितरत का नमूना है। मंटू खुदा तेरे कलम में और जहर भर दे, ये एक दुआ है जो कौन कहते हैं, कृष्ण चंद्र जी कहते हैं। अब देखिए ना, इनमें भी कितना भेदभाव है कि नहीं है। एक शख्स है जो कृष्ण चंद्र को शऊरी पसंद कहता है, कौन, शहजाद मंजर, और वही कृष्ण चंद्र जो है मंटू को कुछ और ही लकब, कुछ और ही दुआ देते हैं, कहते हैं मंटू खुदा तेरे कलम में और भी जहर भर दे। ये सभी के स्टेटमेंट हैं, एक दूसरे के बारे में हमेशा रहता है और हमेशा रहा है। हमें बस इसको अपनी जिंदगी तक नहीं उनकी जिंदगी तक पढ़ना है और सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई तक ही
इसका संपर्क रखना है। तो साथियों, ये रही आपकी क्लास, कैसी रही जल्दी से बताइए, क्या समझा है आप लोगों ने, बताइए। अगर आप लाइक कर दिए हैं तो अच्छी बात है, लाइक करना समझें कि ये आपका अटेंडेंस लग जाता है। और इसी तरह साथियों, अगर आप पुराने हैं, नए हैं, तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप जाने से पहले एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, ये ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आपने थंबनेल देखा था, हमने वहाँ टोबा टेक सिंह का जिक्र किया था, और ये टोबा टेक का जानना पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। टोबा टेक सिंह का खुलासा मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ, बाकी पूरी तफसील आप पढ़ लेंगे, मैंने नोट्स में दे रखा है, क्योंकि ये नोट्स जो है साथियों 37 पेज का है, तो फिर ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, इस अफसाना में नकल मकानी के कर्ब को मौजू बनाया गया है। क्या समझे, ये जो टोबा टेक सिंह कहानी है ना, इस कहानी में जो नकल मकानी समझते हैं, जो भारत छोड़कर पाकिस्तान गए, पाकिस्तान छोड़कर भारत आए, ठीक है, जो ये आवागमन हुआ, लोगों का आना जाना हुआ, जो इनके दर्द है, इसी दर्द को मौजू बनाया गया है। ठीक है, नकल मकानी को जो इनकी दर्द है, उन्हीं को दास्तान बनाया गया। तकसीम हिंद के बाद जहां हर चीज का तबादला हो रहा था, वहीं कैदियों और पागलों को भी मुंतकिल करने का मनसूबा बनाया गया। फजलदीन पागल को सिर्फ इस बात से सरोकार है, उसे उसकी जगह यानी टोबा टेक सिंह से जुदा न किया जाए, वह जगह खा हिंदुस्तान में हो या पाकिस्तान में। जब उसे जबरन वहां से निकालने की कोशिश की जाती है, तो वह एक ऐसी जगह जमकर खड़ा हो जाता है जो ना हिंदुस्तान का हिस्सा है और ना पाकिस्तान का, और वो उसी जगह पर एक फलक शगाफ यानी आसमान की तरफ मुंह उठाकर चीख मारता है और औंधे मुंह गिरकर मर जाता है। ये टोटल जो है कि कहानी की कहानी टोबा टेक सिंह इतनी है। अगर आपको तफसीलात पढ़नी है टोबा टेक सिंह की, तो साथियों ये पूरा यहाँ से शुरू होता है, और ये तकरीबन 37 पेज में है, तो आपको काफी अच्छा आनंद भी आएगा। आप पढ़े उनको, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। साथियों, ये क्लास आपके लिए कैसी रही और क्या कुछ आपने सीखा, क्या दर्द समस्या है आपकी, क्या परेशानी, कोई दिक्कत है, क्योंकि क्लास कल टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाया था, लेकिन अब डेली क्लासेस होगी। और साथियों, सीटेट की क्लास चालू होने वाली है, सीटेट की क्लास चालू होने वाली साथियों। और पेपर वन और पेपर 2 दोनों के जो लैंग्वेज पेपर है, और दोनों के जो लैंग्वेज पेपर उर्दू है, उसकी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी। आप खुद भी जुड़ें, अपने तमाम साथियों को जोड़ने की कोशिश करें। जितने भी लोग आपको मालूम है, जो लोग उर्दू से सीटेट एग्जाम पास करना चाहते हैं, उर्दू पेपर 1 पेपर 2 में जिन्होंने लैंग्वेज 1 या 2 उर्दू ले रखा है, तो साथियों जरूरी है कि वो यहाँ कांटेक्ट करके अपना उर्दू क्लियर करें। ताकि देखिएगा, एक चीज क्लियर रखें, सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें साथियों ज्यादातर नंबर बच्चे लैंग्वेज से ही ले आते हैं। आपने लैंग्वेज उर्दू रख ली है, 25-30 नंबर का है, अगर उसमें से आप 25-25 भी ले आते हैं तो कामयाब हो जाते हैं। तो इसीलिए उर्दू की तैयारी इतनी अच्छी होगी, इंशाल्लाह 30 में से 30 तो आपके पक्के होंगे। कोशिश रखिएगा और सभी साथी जुड़ने की कोशिश करें। बस आपको एक मामूली सी फी देना होगा जो 199 है, आप दे करके जुड़ सकते हैं। इसी तरह सभी जेएल वाले, कौन भाई, जेएल वाले और साथियों टीजीटी वाले, इनके भी उसी के साथ में ही जो पेडागोजी पढ़ाया जाएगा, उनके पेडागोजी को भी शामिल किया जाएगा। आप भी साथियों और सीटेट के साथ में जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं 199 पे करके। दीजिए साथी हमें इजाजत। कोई दर्द, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो व्हाट्सएप कीजिए, नहीं तो भी पूछना है पूछ लीजिए। दीजिए हमें इजाजत। अल्लाह हाफिज।